वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। अभी चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कवर अप किया जा रहा है। और ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि जो टॉपिक्स जहाँ से वो क्वेश्चन अराइज हुए हैं उन टॉपिक्स को कोशिश करी जा रही है कि एकदम क्रिस्टेंट क्लियर किया जाए, क्योंकि अभी जो आने वाला एग्ज़ाम होगा आपका, चाहे आपका आरओ हो, बीईओ हो या फिर 2024 पीसीएस जिसके लिए हम बेसिकली प्रयासरत हैं, सो उनमें आप देखिएगा इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होंगे। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम पूरी समग्र तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप करते हुए चलेंगे। इसीलिए हर एक वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूटे जो कि अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप वहाँ पर ना उसको बता पाएँ। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपके साथ ही जो कमेंट सेक्शन देखेंगे जिनको नहीं पता है वो भी जान पाएंगे क्वेश्चंस के बारे में। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का या फिर ये कलाई का? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि गले का था। ऋग्वैदिक काल में जो निष्क था ये एक तरीके का क्या होता था, हार होता था जो गले में पहना जाता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें निष्क की, तो वैदिक काल में ये एक्सचेंज का एक मीडियम बन गया, यानी कि विनिमय का एक माध्यम था। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राची, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। भारत में निशाका से जाना जाता था। अब ये स्वर्ण आभूषण को, गाय को, तांबे के सिक्के को या फिर चांदी के सिक्के को। सो अगर हम बात करें किसकी, निशाका की, ठीक है, या फिर निष्क की, तो यहाँ पर आपको कुछ एक बातें इनके बारे में याद रखना बेहद ज़रूरी है कि अगर हम निष्क या फिर निशाका की बात करेंगे तो सबसे वैल्यूएबल यानी कि सबसे कीमती जो मुद्रा थी उसके रूप में इसको जाना जाता था। किसको? निशाका या फिर निष्क को। दूसरे क्रम में आता था आपका सुवर्ण। जो सुवर्ण होता था वो दूसरे क्रम में, और सबसे जो कम वैल्यू की होती थी वो क्या होता था आपका? मशाका। तो निशाका सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे कम वैल्यूएबल कौन सी? मशाका। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जब आप इसको देखना शुरू करोगे तो ऑप्शन ए ही आप लगाओगे कि स्वर्ण आभूषण होगा, यही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। अब ये सब पता कहाँ से चलता है? जो जातक कथाएं हैं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म की जातक कथाएं, उनसे हमें ये सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद में या फिर वेद के जो मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, कि यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख हैं उनसे हमें वैदिक देवताओं के बारे में और वैदिक देवियों के बारे में पता चलता है। उनके नाम के बारे में हमें यहाँ के जो ये मिले हैं अभिलेख, इनसे पता चलता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से देवता थे, इसमें आपको इंद्र का नाम याद रखना है, वरुण का नाम याद रखना है, मित्र का नाम याद रखना है। इन सब का उल्लेख है जो बोगास कोई के अभिलेख मिले हैं इनसे, ठीक है। और इसी से हमें यह भी पता चलता है कि वैदिक जो आर्य थे ये ईरान से होकर ही हिंदुस्तान आए थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो अभी हमने देखा है कि बोगाज कोई, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है वो कौन सा है। तो वो प्राप्त कहाँ से हुआ है। अब वो बोगाज कोई से, एक बटाना से, बेबीलोन से या फिर बोसटून से। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि बोगाज कोई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। अब ये शंकराचार्य थे, एनी बेसेंट थे, ये विवेकानंद थे, या फिर ये आपके बाल गंगाधर तिलक। तो किसने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन पहले से ही क्लियर होगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन डी। इन्होंने ही ये चीज़ बताई थी कि आर्यों का जो आदि देश है उसके बारे में सारी बातें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताई गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है। अब वो कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, या फिर ये आपका शतपथ ब्राह्मण है, या फिर पंचविश ब्राह्मण है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, पुरुष मेघ की, तो ये एक मेनली यज्ञ हुआ करता था। पुरुष मेघ प्रमुख यज्ञ था। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछ लें कि पुरुष मेघ क्या था, तो ये एक प्रकार का यज्ञ था। और शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये वर्णित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम का बात करें तो ये कई सारे मतलब उसमें इसका वर्णन किया गया है पुरुष मेघ यज्ञ का। बट यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जो इसका सही आंसर माना गया है वो जो है ऑप्शन सी है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो आप जब लगाएंगे इसका आंसर तो वो क्या लगाएंगे, शतपथ ब्राह्मण। वैसे इसका उल्लेख कई जगह हुआ है, बट हमें यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण ही लगाना है क्योंकि ये आयोग के द्वारा मान्यता। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। अंग और मगध को, कोसल विदेह को, कुरु पांचाल को, या फिर मत्स्य सूरसेन को। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि कुरु और पांचाल, इनको समझा जाता था। जो उत्तर वैदिक काल था तो उसका धुर समझा जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें तो नगरीकरण या फिर अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका था, और कुरु और पांचाल ये मेन सिटीज़ बने थे यहाँ पर, और इनको ही जो है उत्तर वैदिक सभ्यता में जो मेन धुर या फिर कहें तो मेन सेंटर इनको माना जाता था। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था किसमें, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख हुआ है किसका, गोत्र शब्द का। अब ये जो गोत्र शब्द है इसका मेन अर्थ क्या है, वो है आपका गोष्ठ। ठीक है, गोष्ठ का मतलब क्या, कि वह स्थान जहाँ पर पूरे कुल का गोधन पाला जाता हो, यानी कि जहाँ पूरे कुल की गाय जो है वो पाली जाती हों। ठीक है, बेसिकली। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी। मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, या फिर देवी पूजा में, या फिर आपका बलि और कर्मकांड में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि बलि और कर्मकांड में विश्वास रखती थी जनता। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल में लोग जो प्रकृति है, प्रकृति की शक्तियाँ, वैदिक देवता और देवियों, इनकी प्रार्थना करने के लिए यज्ञ में विश्वास करते थे, बलि करते थे और कर्मकांड करते थे। ठीक है, सो इसी के साथ इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो 10 राजाओं या फिर 10 राजाओं का जो यज्ञ था वो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था। इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे और आने वाले कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के बारे में क्या कुछ आप समझते हैं, कैसा आपको लगा, ये कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।